Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today December 17, I will discuss these topics from current affairs. आज December 17 को हम लोग इन टॉपिक्स को करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, इनके एमसीक्यू से हेल्प से। जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है डंडामी मारिया ट्राइब, एक ट्राइब जो कि न्यूज में था। सो हमें क्या करना है, हमें इनके ना फीचर्स मालूम करने हैं कि इन ट्राइब का क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इनका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, या कोई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो इंपॉर्टेंट रहता है न्यूज के लिए, जिसे हम इंडियन सोसाइटी के आंसर्स में मेंस में यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स में तो एमसीक्यू आएगा ही, इवन सोशोलॉजी ऑप्शनल में भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड फीचर्स। ठीक है, एंड देन इनका क्या सिग्निफिकेंस है डंडामी मारिया ट्राइब का। द सेकेंड टॉपिक वुड बी सुजलाम भारत ऐप। अभी वंदे मातरम को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में पूरे देश में, उसमें भी एक वर्ड है सुजलाम सुफलाम। यहां पर वही सुजलम, सुजल है ना, स्वस्थ सुरक्षित जल की बात हो रही है यहाँ पर। तो एक ऐप है सुजलम भारत ऐप, जो कहीं ना कहीं वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा। लेकिन किस रीजन में होगा, अर्बन रीजन में होगा, रूरल रीजन में होगा, कैसे वर्क करता है, ये सारे डिटेल्स हमें मालूम होने चाहिए। थर्ड वुड बी नेशनल मखाना बोर्ड। नेशनल मखाना बोर्ड को हमने पहले भी डिस्कस किया है। आज हम नेशनल मखाना बोर्ड से रिलेटेड फिर से कुछ जो नए डेवलपमेंट है, या मखाना से रिलेटेड जो न्यू डेवलपमेंट है। मखाना क्या बुलाते हैं इसे इंग्लिश में, फॉक्सनट बुलाते हैं। एक बड़ा हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट है, फ्रूट आप इसको बुला सकते हो, नेचुरल फ्रूट है। हालांकि हम इसे ड्राई फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, तो आप इसको ड्राई फ्रूट की श्रेणी में, ड्राई फ्रूट के कैटेगरी में डाल सकते हो, पर बड़ा हेल्दी है, कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं। तो इसका प्रोडक्शन कहां ज्यादा होता है, क्या नेशनल मखाना बोर्ड का स्टेटस है, ये सारी चीजें देखेंगे। फोर्थ वुड बी अबाउट अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करेंगे जिनका नाम है पेरुम बिडगु मुथरियार। सो ये पेरुम बिडगु मुथरियार कहां के रहने वाले थे, क्या इनका रेलेवेंस था, क्या किसी डायनेस्टी के राजा हैं, या किसी के फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं किसी रीजन के, क्या ये कोई रिलीजियस एम्बेसडर थे, या भक्ति मूवमेंट को लीड कर रहे थे। ये सारी बातें जो भी हैं हम वो यहां डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। The fifth would be lunacrate, a term which is mentioned in the news. द हिंदू ने इसको बड़े डिटेल में डिस्कस किया, बाकी न्यूज पोर्टल्स पे भी मेंशन था। अगर इसको अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ना, यहाँ पे दो वर्ड दिख रहे हैं, एक है ल्यूनर और दूसरा है कॉन्क्रीट। तो ल्यूनर वर्ड जब भी हम बोलते हैं तो हम किस तरफ रेफर कर रहे होते हैं, चांद की तरफ, मून की तरफ। और कॉन्क्रीट वी नो, कॉन्क्रीट सब्सटेंस। सो ल्यूनर क्रेट ना, बस इस वर्ड से एक हिंट तो समझ में आ गया कि ल्यूनर क्रेट कहीं ना कहीं एक कॉन्क्रीट लाइक सब्सटेंस की बात कर रहा है, जिसका रिलेशन मून से रिलेटेड होगा। बाकी क्या डिटेल्स है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिस्कशंस और नए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये होगा आज का एजेंडा। पहले टॉपिक पर आते हैं, तो पहला टॉपिक है डंडामी मारिया ट्राइब। आप यहाँ पे देख सकते हैं द हिंदू का एक कवरेज, न्यूज इन फ्रेम्स द एंड्यूरिंग ट्राइबल बीट्स ऑफ बस्तर। अब एक चीज यहां से समझ में आ गया कि ये जो डंडामी मारिया ट्राइब है, ये मेनली कहां लोकेटेड है, बस्तर। और बस्तर कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आप यहाँ पे डंडामी मारिया ट्राइब के लोगों को देख सकते हो कि किस तरह से वो एक कम्युनिटी डांस परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे विमेन भी हैं, मेल्स भी हैं, मतलब मेल एंड फीमेल्स दोनों मिलकर इस डांस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, अब आ जाइए इनके डिटेल्स पर। अब पहला स्टेटमेंट जो मैंने तुम्हारे लिए दिया है वो है दैट डंडामी मारिया ट्राइब आर ए सब ग्रुप ऑफ गोंड ट्राइब, also known as the bison horn maria, named after the horn shaped headgear worn by men during ritual dances. इस स्टेटमेंट को समझने के लिए ना फिर से ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देखो। अब यहाँ पे ये डांसर्स को देख सकते हो ना, ये कम्युनिटी डांस के ड्यूरेशन में इन्होंने अपने सर पर एक हेड गियर, एक मुकुट टाइप का पहन रखा है। ये पिक्चर डिटेल में और देखिए, और ज्यादा जूम करके है। ये हेड गियर जो है ना, ये बाइसन का ही होता है, और मेल्स मेनली पहनते हैं। एंड दैट्स वाई ना हम इन्हें डंडामी मारिया ट्राइब को बाइसन हॉर्न ट्राइब भी बोलते हैं, या बाइसन हॉर्न मारिया ट्राइब के नाम से भी बुलाते हैं। छत्तीसगढ़ वाले रीजन में मिलते हैं, वहां पे गोंड ट्राइब प्राइमरली मिलते हैं। एंड दैट्स व्हाई यस इट इज करेक्ट दैट दे आर द सब ग्रुप ऑफ गोंड ट्राइब। ये गोंड ट्राइब के सब ग्रुप हैं, और बाइसन हॉर्न मारिया ट्राइब के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि मेल मेंबर्स जो हैं, अगेन देखिए मेल मेंबर्स, ये हमारी फीमेल मेंबर्स हैं, फीमेल बंधु हैं जो कि डंडामी मारिया ट्राइब से हैं। इन्होंने अपने सर पर सिंपल एक टोपी, एक कैप पहन रखा है। पर जो मेल मेंबर्स हैं, ये जो मेल मेंबर्स हैं, इन्होंने अपने सर पर ये हेड गियर बाइसन हॉर्न का बनाकर रखा है। सो यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। सेकंड, they primarily inhabited the forested and hilly regions south of the Indravati river in the Bastar division of Chhattisgarh and speak a dialect of the Gondi language. Yes, correct. छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन में रहते हैं, जहां से पास में ही इंद्रावती रिवर बहती है।
सो इंद्रावती रिवर के साउथ वाले पार्ट में हिली रीजन्स में ये ट्राइब मेनली रहने का काम करती है, ये वहीं पर लोकेटेड है एंड गोंडी लैंग्वेज बोलती है क्योंकि गोंड ट्राइब से ही निकलने वाला एक ट्राइब है, दैट्स व्हाई दे स्पीक गोंडी लैंग्वेज. Third, the Gandami Maria societies follow a strictly matriarchal system. No, they do not follow a strictly matriarchal system. Basically patriarchal system ही है, विमेन के पास भी इक्वल राइट्स है लेकिन स्ट्रिक्टली मैट्रियार्कल सिस्टम जैसा कुछ नहीं फॉलो करते हैं. एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक घोटूल आर कंप्लीटली एब्सेंट अमंग देम. अब ये घोटूल का इंफॉर्मेशन तो तुम्हें मालूम करना होगा कि ये घोटूल क्या है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट स्ट्रिक्टली मैट्रियार्कल नहीं है, दैट्स व्हाई हम इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर सकते हैं. 1 and 2 हमारा करेक्ट है, ढूंढना भी करेक्ट था, आंसर क्या होगा ए 1 and 2 ओनली, है ना. ये आपने ऑप्शन चूज करने के टाइम है ना, प्रीलिम्स में बड़ा ध्यान रखना, डिटेल्स तो आपको प्रीलिम्स में दोनों के लिए याद रखने हैं, बट प्रीलिम्स में ओएमआर में अपने ऑप्शंस फिल करने के टाइम में एकदम केयरफुली करना है, अदरवाइज आते हुए भी कई बार गलती हो जाती है और फिर बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा, है ना. इस चीज को ध्यान में रखना, अलर्ट रहना एग्जामिनेशन में, ठीक है. अर्जुन की तरह, उसको सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, तुमको भी सिर्फ क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर दिखना चाहिए. सो गंडामी मारिया ट्राइब गोंड ट्राइब का एक सब ग्रुप जिसको हम बाइसन हॉर्न मारिया या खलपति मारिया के नाम से भी बुलाते हैं, ड्यू टू देयर स्पेशल हेड गियर्स व्हिच मेल्स वियर ऑन देयर हेड, राइट. इनके लिनिएज की बात करें तो गोंडवाना लैंड के पार्ट, गोंडवाना लैंड वाले एरिया में, मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाले एरिया में, अभी मेनली छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, बट छत्तीसगढ़ के अलावा आप इनको मध्य प्रदेश में या झारखंड में भी देख सकते हो. नंबर्स इनके काफी कम है एंड दैट्स व्हाई धीरे धीरे इनके प्रिजर्वेशन को लेकर सरकार हमेशा चिंतित रहती है. हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की बात करें तो छत्तीसगढ़ वाले रीजन में ये मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, राइट. दे प्राइमरली इनहेबिट द डीप फॉरेस्ट एरियाज एंड द हिली टेरेन्स. इंद्रावती रिवर याद रखिएगा. एक और काम करना, आज ना तुम अभी ये प्री सिक्योर का सेशन देखने के बाद इंद्रावती रिवर गूगल पे सर्च करना और एक बार उसका मैप देख लेना कि इंद्रावती रिवर कैसे फ्लो करती है, बिकॉज इंद्रावती रिवर पे ना क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है. तो आप आज अभी प्री सिक्योर का ये सेशन कंप्लीट करने के बाद एक बार इंद्रावती रिवर गूगल पे सर्च करके एक बार इसको देख लीजिएगा. कल मैं इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, ठीक है. अब बाकी कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो इनका जो बाइसन हॉर्न डांस है या गौर डांस है, ये गौर डांस ये सबसे फेमस है. ये इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है. मेन और विमेन दोनों मिलकर ये डांस परफॉर्म करती है. मेन स्पेशली अपने सर पर एक हेड गियर पहनते, एक मुकुट पहनते जो कि बाइसन हॉर्न का बना होता है और बाकी चीजें भी यूज होती है. सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो घोटूल नाम का एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पर गोंडवाना लैंड में या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले रीजन में ट्राइबल्स फैमिलीज के बीच में दिखता है. ये घोटूल क्या होता है, ये एक डॉर्मेटरी सिस्टम है. डॉर्मेटरी सिस्टम जहां पे अनमैरिड बॉयज एंड अनमैरिड गर्ल्स नाउ दे गैदर, ये एक साथ एक जगह रहते हैं मतलब सारी लाइफ के इवेंट्स नहीं, पूरी की पूरी अपनी सोसाइटल लाइफ नहीं वेयर करते वहां पर, जस्ट कुछ टाइम के लिए दे spend their time of youth life there so that they learn the social practices, they learn the folklore and the discipline to start a family life, है ना. एक यूथ डॉर्मेटरी सिस्टम काइंड ऑफ है. इसको ऐसे समझ सकते हो कि बच्चा जब आजकल चल रहा है ना वो क्या बोलते हैं उसे, प्ले स्कूल बोलते हैं, कि बच्चे को ना पहले प्ले स्कूल में माँ बाप भेजते हैं कि बच्चा क्या करेगा, स्कूल जाना सीख लेगा, फिर पढ़ाई उसके बाद में होगी, फिर वो क्लास 1 2 प्राइमरी इन सब में एडमिशन लेगा, पहले प्ले स्कूल में जाता है. तो ये घोटूल भी आप उसी टाइप से समझ सकते हो. ये यूथ डॉर्मेटरी या घोटूल एक टाइप का प्ले स्कूल है जहां पे इन यूथ को, मेल एंड फीमेल दोनों यूथ को सिखाया जाता है कि आप किस तरह से अपनी सोशल ड्यूटीज फैमिली लाइफ में परफॉर्म करोगे. ठीक. देन मैरिज एंड सोसाइटी की बात करें तो मेनली पैट्रियार्कल सोसाइटी है, बट बाकी जो जेंडर राइट्स है विमेन को वो भी चलिए. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सुजलाम भारत ऐप. सुजलाम भारत ऐप, यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का अपडेट देख सकते हो दैट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल लॉन्चेस सुजलाम भारत ऐप. अब हम इस न्यूज़पेपर के क्लिपिंग को देखकर अपने लिए इंफॉर्मेशन निकालेंगे. सबसे पहली चीज हमें क्या दिख रही है, रूरल वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है. इट मींस कि ये जो सुजलाम भारत ऐप है ये मेनली रूरल एरियाज में वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को एंश्योर करेगा. एक मेन पार्ट तो ये हो गया है ना. एक यूनिफाइड सिस्टम डेवलप किया जा रहा है. ठीक है, जब भी हम ऐप की बात करेंगे तो यूनिफाइड सिस्टम तो होगा ही, सारे इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिलेंगे, राइट. विलेजेस टू गेट रियल टाइम एक्सेस टू रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एसेट्स. अच्छा, ये एक मेन पार्ट हो गया. स्टेट्स एंड यूटीज को ट्रेन किया जाएगा. चलिए, ये भी ठीक है. एक और इंफॉर्मेशन हमें इस न्यूज क्लिपिंग से ही क्या दिख रही है, द ऐप हैज बीन डेवलप्ड विद द सपोर्ट ऑफ भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस
एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस ऐप को डेवलप करने का काम किसने किया है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने, बाइसेग एन ने इस ऐप को डेवलप करने का काम किया है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे इसको। अब इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, इसलिए न्यूज क्लिपिंग को भी ना ध्यान से देखने की जरूरत है। आपकी एक क्लिपिंग, एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट न्यूज क्लिपिंग का आपको बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकता है। चलो, पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ डिजिटल इनिशिएटिव फॉर मैनेजिंग अर्बन वाटर सप्लाई। नहीं भैया, हमने देखा रूरल रीजन में मेनली वाटर सप्लाई करने के लिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सेकंड, द एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। एस्पिरेंट यहां पर सबसे बड़ी गलती करता है कि हाँ जरूर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो होते हैं, ये जो भी टेक्निकल सपोर्ट मिलता है हमें एनआईसी से मिलता है। नहीं, यहाँ पे एनआईसी से नहीं मिला है, यहाँ पे हमें भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन से मिला है। अच्छा, भास्कराचार्य वैसे कौन थे? एक बार जरा मुझे सर्च करके बताना तो कमेंट सेक्शन में, हु वाज भास्कराचार्य। ठीक है, सेकंड भी रॉन्ग हो गया। थर्ड, अ कोर फीचर इज द सुजल गांव आईडी विच प्रोवाइड्स अ यूनिक डिजिटल प्रोफाइल फॉर ईच विलेजेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी स्टेटस। अब थोड़ा सा तुम सुजलम भारत ऐप का, तुम्हें अभी जो मैंने न्यूज क्लिपिंग ही दिखाया, उससे तुम्हें एक बात तो मालूम पड़ गई कि रूरल रीजन में वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इस ऐप को डेवलप किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम एक गांव की आईडी बना सकते हैं ना, जिससे उस गांव में, उस विलेज में जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वाटर अवेलेबिलिटी की जो इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, वो उस आईडी के थ्रू ट्रैक किया जाएगा। यस, इट इज करेक्ट। Fourth, the platform integrates with PM Gati Shakti GIS framework for advanced geospatial mapping and planning. Yes, it is correct. और ऊपर से तुम्हारे ऑप्शंस भी अब वैसे ही बचे, राइट? थर्ड करेक्ट हो चुका था, तो हमें अब नॉट करेक्ट के लिए 3 और 4 ही चूज करना है, क्योंकि 1 और 2 रॉन्ग था। ये कॉमन सेंस अप्लाई करके भी हम अपना आंसर बना सकते हैं नॉट करेक्ट के लिए, क्योंकि 3 नॉट करेक्ट है तो 4 भी नॉट करेक्ट होगा, क्योंकि हमें 3 को साथ में चूज करना है। ओके, चलिए, सुजलाम भारत है बिलोंग्स बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट डिजिटल बैकबोन फॉर द जल जीवन मिशन, स्पेशली इन विच रीजन? रूरल रीजन। डेवलप करने का काम बाइसैग एन या भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने किया है। यहाँ पे सुजलाम भारत ऐप से ना एक सुजल गांव आईडी क्रिएट किया जाएगा, सिमिलर लाइक आधार। जैसे आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो हम इंडिविजुअल्स का होता है, हम ह्यूमंस का होता है, यहाँ पर हम गांव का आधार क्रिएट करेंगे, गांव की अपनी एक आईडी क्रिएट कर देंगे, जहां पे उस गांव का, उस विलेज का वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहेगा। आधार में हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता है, गांव में सुजल गांव आईडी में उस विलेज का इंफॉर्मेशन रहेगा, किसके रिगार्डिंग? वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एक यूनिफाइड डाटाबेस प्रिपेयर हो सकेगा इस सुजल गांव आईडी के अकॉर्डिंग, जिसमें जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, वाटर सोर्स, असेट्स इन्वेंटरी, वाटर क्वालिटी, सप्लाई मैट्रिक्स, बाकी सारी चीजें वहां पर अवेलेबल रहेंगी। एंड दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, कि ये जो सुजल भारत ऐप होगा, सुजलम भारत ऐप होगा, ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा। यहाँ पर रूरल रीजन में वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड हमें सारे इंफॉर्मेशन मालूम होंगे, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बुलाएंगे। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखो, एक बड़ा मेन फीचर इसको सिग्निफिकेंट बनाता है कि ये पीएम गति शक्ति जीआईएस ऐप के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। पीएम गति शक्ति जीआईएस ऐप के साथ इंटीग्रेट होगा तो रूरल रीजन में हम पीएम गति शक्ति से रोड या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। अब हमें रूरल रीजन में वाटर अवेलेबिलिटी भी क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, वो भी इंफॉर्मेशन मिल सकेगा। सिटीजन इंपावरमेंट है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेंगे, ताकि कोई भी विलेजर अपने गांव में, एक पंचायत नाम की वेब सीरीज आई थी ना जहां पे पानी की टंकी दिखाई गई थी, अब उस पानी की टंकी पर जाकर सचिव जी तो खूब फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन उस पानी की टंकी से सही में गांव वालों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सुजलम भारत ऐप से कोई भी गांव वाला रियल टाइम में चेक कर सकेगा, कम्युनिटी फीडबैक दे सकेगा। हमारा जो बनराकस है गांव वाला, वो अपना फीडबैक देने के लिए मशहूर है, वो फीडबैक डायरेक्टली ऐप में दे सकेगा, सचिव जी पे डिपेंडेंसी उसकी नहीं रहेगी। बुझे? ये सारे इसके मेन सिग्निफिकेंस है, ऐसे याद रखा करो। बाय द वे, बाइसेग एन की बात करें तो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स गांधीनगर गुजरात में बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क करता है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेशनल मखाना बोर्ड। नेशनल मखाना बोर्ड पहले भी हमने डिस्कस किया, आज हम फिर से इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूज में ये अगेन मेंशन था। ऐसे बार बार रिपीटेटिव मैनर में डिस्कस करने से ना ये चीजें हमें याद हो जाती हैं, यही याद करने का तरीका है, दैट इज रिवीजन। सो पहला स्टेटमेंट क्या? नेशनल मखाना बोर्ड होल्ड्स फर्स्ट मीटिंग। इसका फॉर्मेशन हो चुका था, अभी इसकी फर्स्ट मीटिंग हो रही है, जहां पर 476 करोड़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम रोल्ड आउट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मखाना सेक्टर। मतलब जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरा का पूरा पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, मखाना सेक्टर के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ओके,
अब आते हैं क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट पर। द नेशनल मखाना बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार। यस, व्हाई? बिकॉज बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना, है ना। फॉक्सनट मखाना का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अराउंड 90% ऑफ द मखाना इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन बिहार, स्पेशली मिथिला रीजन में, जो कि मां सीता की जन्मभूमि थी। करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। टू एनहेंस द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। सेकंड, बिहार इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ मखाना इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर 100%। 100% नहीं है गाइस, 90% है। एंड सोल प्रोड्यूसर नहीं है। सोल प्रोड्यूसर क्यों होगा? इसके अलावा बंगाल में भी प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि मिथिला रीजन में जो भी ज्योग्राफिकल या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, थोड़े सिमिलर आपको बंगाल में भी मिलेंगे, असम में भी मिलेंगे, मतलब आसपास के स्टेट्स में भी मिलते हैं। एंड दैट्स व्हाई बिहार इज नॉट द सोल प्रोड्यूसर। 90% के अराउंड यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, बट 100% नहीं। सॉरी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द बोर्ड्स मैंडेट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स इनटू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोवाइडिंग देम विद ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये एक सिंपल कॉमन सेंस से भी अगर बात करोगे ना, तो ये स्टेटमेंट तुमको समझ में आएगा कि ये करेक्ट है। कि बोर्ड क्या करेगा? फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाएगा कि भाई हमारे मखाना प्रोड्यूसर्स जो भी फार्मर्स हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोसेसिंग बढ़िया होगा, पैकेजिंग बढ़िया होगा, इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, जो कि काफी बढ़ भी रही है। इसलिए मखाना आजकल काफी कॉस्टली हो गया है, 1000-1200 रुपए केजी मिलता है। Fourth, Mithila Makhana received a geographical indication tag in 2022, recognizing its unique regional identity. ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। मिथिला मखान नाम की एक मूवी भी आई थी, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था, और मखाना जो है उसको मिथिला मखाना के नाम से बिहार से जीआई टैग मिला हुआ है। सो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 3 एंड 4। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी आर करेक्ट, तो हम क्या चूज करेंगे? ओनली 3, मतलब 3 स्टेटमेंट्स अभी तक करेक्ट हो चुके हैं, है ना। इस टाइप के भी एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो, बिकॉज ऐसे एमसीक्यू भी एग्जामिनेशंस में आते हैं, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करना है। आ जाएगी नेशनल मखाना बोर्ड पे। इसका कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट अभी हुआ है इसी साल 2025 में 15 सितंबर को, जिसकी पहली मीटिंग हुई, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अकॉर्डिंग लगभग 500 करोड़ 476 करोड़ का स्कीम लॉन्च किया गया है मखाना के प्रोडक्शन, उसके प्रोसेसिंग, उसके पैकेजिंग, इन सबको बढ़ाने के लिए। इसके रूल्स एंड फंक्शंस, ये सिंपल रूल्स एंड फंक्शंस हैं, इसको एक बार पढ़िए, आपको इजीली समझ में आएगा मखाना का फंक्शंस, नेशनल मखाना बोर्ड का फंक्शन। नेशनल मखाना बोर्ड के बाद हम मखाना की या फॉक्सनट की बात करें, तो एक एडिबल सीड है फ्रूट्स के रूप में, हालांकि सीड वाले पार्ट को हम खाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखो। ड्राई फ्रूट में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, विच इज न्यूट्रिशनली रिच एंड लो इन फैट। दैट्स वाई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है अभी, राइट, आगे भी नहीं होंगे। साइड इफेक्ट्स क्या ही होंगे? हाँ, इसको आप बहुत ज्यादा ऑयल में फ्राई करके खाओगे तो फिर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आप इसको ऑयल में ना फ्राई करें, सिंपली रोस्ट करें, हल्का सा नमक छिड़क कर खाओ, हल्का सा चाट मसाला डालकर, बड़ा अच्छा टेस्टी लगेगा। इसके लिए हमें क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, ये ना याद कर लो, ये जरूर अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इट ग्रोज इन स्टेगनेंट वाटर, मतलब हमें फ्लोइंग वाटर की नीड नहीं है, स्टेगनेंट वाटर, इसलिए पॉन्ड में, बील वाले रीजन में, इन रीजन में इसको ग्रो किया जा सकता है। 4 से 6 मीटर वाटर डेप्थ होना चाहिए। आप देख सकते हो ये जो हमारे फार्मर है, ये जब पानी में उतरे हैं तो इनके नीक से भी नीचे पानी है, या ज्यादा से ज्यादा नी तक पानी आएगा, है ना। ऑप्टिमल टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बिहार के मिथिला रीजन में बिल्कुल मिलता है, आसपास के बंगाल, असम रीजन में भी मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई बिहार और द मिथिला रीजन प्रोड्यूसेस 90% ऑफ मखाना इन इंडिया, राइट। जीआई टैग 2022 में मिला था, ये एक सिंपल सा फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है एक पर्सनैलिटी के ऊपर, जो कि न्यूज में क्यों मेंशन रहा, बिकॉज इनसे रिलेटेड एक स्टाम्प लॉन्च किया गया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द स्टाम्प अबाउट पेरुम्बिडगु मुथरयार। पेरुम्बिडगु मुथरयार, इनके ऊपर एक स्टाम्प लॉन्च किया गया है, राइट, जो कि 705 मतलब 8th सेंचुरी में रूल कर रहे थे। तो अब कौन सी डायनेस्टी के थे, क्या इनके रूल के फीचर्स थे, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं स्टेटमेंट्स कैसे पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ही रूल्ड ओवर एरियाज इंक्लूडिंग थंजावुर एंड पुडुकोट्टाई एज डायरेक्ट इंडिपेंडेंट मोनार्क। ये स्टेटमेंट अभी करेक्ट है या इनकरेक्ट तुम नहीं ड्रॉ कर सकते, छोड़ दो, आगे बढ़ो। एग्जामिनेशन में ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको कुछ नहीं मालूम होगा, फिर भी आपको एफर्ट डालना है, तो हम इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। सेकंड, ही वाज अ कंटेम्पररी एंड अ फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लव किंग नंदीवर्मन। ये भी हमको अभी नहीं पता है, छोड़ दिया। थर्ड, ही वाज नोन बाय द टाइटल शत्रु भयंकर। अब शत्रु भयंकर के टाइटल से इनको बुलाया जाता था या नहीं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा। वैसे टाइटल बढ़िया है, शत्रु भयंकर, जिससे शत्रु भय खाते हो, पर क्या इन्हीं को बुलाया जाता था या इनके डायनेस्टी की किसी और को, या किसी और डायनेस्टी के राजा को, ये भी नहीं पता है, छोड़ दिया, आगे आया।
He was a prominent patron of only Saivite scholar and did not entertain other religious debates in his court. ऐसा नहीं होगा। एक फेमस राजा जिसके ऊपर हम स्टाम्प रिलीज कर रहे हैं, एक राजा जिनका इतना बड़ा नाम है, क्या वो दूसरे रिलीजन को लेकर इतने ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होंगे? बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स नहीं होंगे। दैट्स वाई फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो हम आइदर ये चूज कर सकते हैं या ये चूज कर सकते हैं, क्योंकि 4 वाला तो होना ही चाहिए। तो देखो, तुमने सिर्फ एक स्टेटमेंट पे कॉमन सेंस लगा कर ना अपने आंसर को थोड़ा सा 50-50 अप्लाई करके 2 तक ले आए हो, और थोड़ा सा अगर कुछ और मालूम होगा तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। खैर, उसके लिए अब हम इसके डिटेल पढ़ते हैं। अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, हम डिटेल पढ़ते हैं तो हमें आंसर भी मालूम पड़ेगा। सो हम राजा पेरुम्बिडुगु मुत्थरायर की बात करें तो 8th सेंचुरी में रूल करने वाले राजा, इन्हें सुवर्णमारन के नाम से भी बुलाया जाता था, मुत्थरायर लिनिएज के हैं। ही वाज आल्सो रेफर्ड एज शत्रु भयंकर, के जिससे सॉरी, शत्रु भयंकर की इनसे इनके शत्रु भय खाते थे। ठीक है, ऐसे कई ऑनरिफिक टाइटल्स कई लोगों को दिए जाते हैं, कई राजाओं को दिए गए थे। की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इनका मिलिट्री अलायंस था पल्लव रूलर्स के साथ, एंड ही वाज अ लॉयल फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लव रूलर्स। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे, फ्यूडल रूलर्स थे। जैसे हिस्ट्री में आप एंशिएंट हिस्ट्री में ना गुप्त रूलर्स के बारे में पढ़ोगे, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में पढ़ोगे, तो ये गुप्ता डायनेस्टी के भी जो रूलर्स थे ना, ये पहले फ्यूडल्स थे। किसके? कुषाण रूलर्स के। फिर जब कुषाण का धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया तो गुप्ताज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। पर हमारे ये जो मुत्थरायर लिनिएज के जो रूलर्स हैं, ये फ्यूडल ही रहे। धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को बाद में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जब पल्लव का डिक्लाइन हो रहा था। तो अब हम पहले स्टेटमेंट को देखें। ही रूल्ड ओवर एरियाज इंक्लूडिंग थंजावुर एंड पुडुकोट्टाई एज डायरेक्ट इंडिपेंडेंट मोनार्क। तो इंडिपेंडेंट मोनार्क के रूप में इन्होंने नहीं रूल किया था, फ्यूडेटरी के रूप में इन्होंने रूल किया था। तो फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, फोर्थ भी रॉन्ग हो गया। आंसर क्या होगा? 1 and 4 ओनली। ठीक है, बाकी 2, 3 एंड 4 के लिए हम इसको इसलिए नहीं चूज करेंगे क्योंकि 1 चाहिए रॉन्ग होने के लिए। आंसर हमारा ए हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो बियॉन्ड हिज मिलिट्री स्किल्स ही इज सेलिब्रेटेड एज अ फॉर्मिडेबल एडमिनिस्ट्रेटर हु ब्रॉट स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी टू द रीजन। दिस इज अ सिंपल थिंग व्हिच कैन बी करेक्ट अबाउट अ रूलर हु इज दिस मच फेमस। रिलीजियस पैटर्नेज की बात करें तो बिल्कुल ये सेवाइट सेंट या सेवाइट ग्रुप के को फॉलो करते थे, उनको पैट्रोनाइज किया। लेकिन एक सेक्युलर, एक ऐसे राजा थे जिन्होंने बाकी रिलीजन को भी, बाकी फिलोसफी को भी सपोर्ट किया। एक फेमस जैन मंक, विमल चंद्र नाम के जैन मंक, इनके कोर्ट को विजिट करते थे। इसके अलावा बुद्धिस्ट एंड कपालिका स्कॉलर्स भी इनके यहाँ आते जाते थे। इसका मतलब रिलीजियसली टॉलरेंट इनका रूल चलता था। बिल्कुल। और देखें तो फ्यूडेटरीज थे पल्लव के, ये चीज याद रखेंगे ही। धीरे धीरे जब पल्लव का डिक्लाइन होगा तो अपने आप को ये इंडिपेंडेंट रूलर बाद में ये लोग डिक्लेयर करेंगे। इनके रूल करने की टेरिटोरी थंजावुर, त्रिची, पुडुकोट्टाई एंड पेरम्बलुर, मतलब प्रेजेंट डे जो तमिलनाडु वाला रीजन है ना, उस रीजन में मेनली इन्होंने रूल किया। दे वर ऑल्सो नोन फॉर टेम्पल बिल्डर्स। इन्होंने कई टेम्पल्स बनाने का काम किया जो कि तमिल आर्किटेक्चर में या द्रविडियन आर्किटेक्चर में एक बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन है। केव टेम्पल्स के लिए भी इन रूलर्स को याद रखा जाता था। ठीक है, प्रीकर्सर ऑफ चोलाज। अब एक ये पॉइंट याद रखो, देखो पल्लव के ये फ्यूडेटरीज थे, तो पल्लव के डिक्लाइन के साथ साथ इनका इंडिपेंडेंस हुआ। फिर धीरे 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 इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया, और आगे जाकर जब इंपेरियल चोल रूलर्स राइज करेंगे तो इनका डिक्लाइन हो गया। या ऐसा कर सकते हैं हम कि मुत्थरायर रूलर्स के डिक्लाइन पर इंपेरियल चोल रूलर्स ने राइज करने का काम किया। विजियल नाम का या विजियल चोल नाम के रूलर्स ने मुत्थरायर्स को बाद में डिफीट किया था। इन्हीं विजियल को हम इंपेरियल चोल के फाउंडर के रूप में याद रखते हैं। याद रखिएगा ये चीज। इसको ऐसे समझिएगा कि पल्लव का डिक्लाइन, मुत्थरायर का राइज, मुत्थरायर का डिक्लाइन, इंपेरियल चोल का राइज। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज लूनार क्रेट। लूनार क्रेट, लूनार क्रेट मतलब लूनर प्लस कॉन्क्रीट, मून प्लस कॉन्क्रीट। ये अभी न्यूज में रहा, द हिंदू ने इसको बड़े अच्छे से कवर किया। क्यों? क्योंकि लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, नाम है अरूप भट्टाचार्य, मतलब हम भारतीय हर जगह हैं। देखो, इन्होंने ही लूनर क्रेट के ऊपर एक बड़ा अच्छा रिसर्च किया है। अभी इससे पहले भी ये कई बार न्यूज में मेंशन रहा है, सो इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल दैट यूजेस लूनर रेगोलिथ या मून सॉइल एज द प्राइमरी एग्रीगेट। यस, इसलिए इसको लूनर क्रेट बुलाया जाता है। एक ऐसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हाइपोथेटिकल इसलिए बोला गया है क्योंकि इस पे भी रिसर्च चल रहा है। बहुत जल्दी हम इसको सक्सेसफुली यूज करेंगे जब हम मून पे सेटलमेंट की कोशिश करेंगे। पृथ्वी पे तो हम इंसानों ने कब्जा कर ही लिया है, अब हम मून को भी कब्जा कर लेंगे। ठीक है, सो जहां पर लूनर रेगोलिथ को या मून सॉइल को यूज किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है।
Second, its production process requires a significant amount of water similar to conventional earth based concrete. अब अपने कॉमन सेंस को जरा अप्लाई करो, जिसको तुम्हें अपने पास रखना है, अपने पड़ोसी को उधार पे नहीं देना है, कि भाई यहां पर हम जब लूनर कंक्रीट बनाएंगे तो क्या हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर जरूरत चाहिए सेम अर्थ बेस्ड कंक्रीट की तरह? क्या इतना वाटर मून पे अवेलेबल है? तुमको आंसर मिलेगा कि नहीं, नहीं अवेलेबल है। तो जब इतना वाटर मून पे अवेलेबल नहीं है, इट मींस कि लूनर कंक्रीट बनाने के लिए हम कम वाटर में ही काम करेंगे। सो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बुझे? थर्ड, a structure made of lunar concrete offers effective shielding against cosmic radiation and micrometeorites. Yes, it is correct. कि जो स्ट्रक्चर है ना वो लूनर कंक्रीट जो है इफेक्टिव शील्डिंग भी प्रोवाइड करेगा कॉस्मिक रेडिएशन से एंड माइक्रोमेटेओराइट से। ये माइक्रोमेटेओराइट्स मतलब ऐसे छोटे छोटे मेटेओराइट्स या कॉस्मिक रेडिएशन जिनका खतरा हमें मून पे हो सकता है। हम अर्थ पे भी जो कंक्रीट बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ना कि हम अर्थ पे भी बच सकें धूप से, बारिश से, बाकी चीजों से। तो लूनर कंक्रीट हमें लूनर सरफेस पे बचाएगा, मून पर। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? 1 और 3 ओनली आंसर हो गया हमारा। यही लूनर कंक्रीट है, राइट। इसको ना हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर फ्यूचर के रूप में, फ्यूचर लूनर सेटलमेंट के रूप में भी रेफर कर सकते हैं, जिसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना की प्लानिंग चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, इनको अपने एक्सपेंशन की बड़ी आदत है। हालांकि भारत भी चांद की तरफ तो बढ़ ही रहा है, तो हो सकता है हम भी लूनर कंक्रीट को लेकर नया डेवलपमेंट करें और फ्यूचर में हम भी लूनर कंक्रीट प्रिपेयर करें वहीं पर, लूनर सरफेस पर ही, ताकि हमारा भी सेटलमेंट वहां हो सके। और बड़ी अच्छी बात लूनर कंक्रीट के साथ क्या है ना कि इसमें ना लोकल मटेरियल को यूज किया जाता है। मतलब आपको अर्थ से ना मटेरियल ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ से मटेरियल ढोके चांद तक ले जाओगे, सोचो कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई हम लूनर रेगोलिथ को ही या मून के डस्ट को ही यूज करेंगे और वहां पर कंक्रीट बनाएंगे। वाटर भी कम यूज किया जाएगा, क्योंकि जो अर्थ बेस्ड जो कंक्रीट होता है वहां पे वाटर काफी यूज करते हैं। तो खैर अर्थ पे पानी ही पानी है, तो हमें वाटर की दिक्कत है नहीं, तो हम ज्यादा वाटर यूज कर लेते हैं। पर मून के सरफेस पे जहां पे कम पानी है, वहां पे हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए या एक ऐसा कंक्रीट चाहिए जहां पे पानी कम यूज हो, लेकिन फिर भी हम एक बढ़िया स्ट्रक्चर बना सके। सो यस, लूनर कंक्रीट बनाने में या लूना क्रीट बनाने में या मून क्रीट बनाने में, इन सब नामों से इसको बुलाया जाता है, कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन को रेफर कर रहा है। इन सिटू मतलब जहां पर उस प्रेजेंट लोकेशन पर ही हम लोग पर्टिकुलर कंजर्वेशन कर सकें या रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकें, हम उसको इन सिटू मेथड बोलेंगे। लोकल लेवल पे करना, इन सिटू मेथड। तो हम यहाँ पर मून के ही, सिंस डस्ट को, मून के ही सॉइल को यूज करके कंक्रीट बना रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा, क्योंकि अर्थ से हमको बाकी चीजें ले जाने का जो भी खर्चा होगा वो खर्चा कम पड़ेगा। हम वहीं पर मेनली लूनर डस्ट को यूज करके, मून सॉइल को यूज करके कंक्रीट बना सकेंगे। बनाने के 3 मेन इसके अभी तक मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैं। एक है मॉडिफाइड अर्थ बाइंडर, मतलब यूज इंपोर्ट सीमेंट विथ मिनिमल वाटर फ्रॉम अर्थ और फिर उसके थ्रू हमें लूनर कंक्रीट बनाना। दूसरा है सल्फर लूनाक्रिट, मेड्स सल्फर टू मिक्स विथ रेगोलिथ, मतलब लूनर सैंड जो है उसको सल्फर के साथ मिक्स करना। इट रिक्वायर्स जीरो वाटर बट सॉफ्टन्स एट हाई टेम्परेचर। सल्फर लूनाक्रिट के मेथड में ना वाटर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती, जीरो वाटर है, लेकिन जब हाई टेम्परेचर पड़ेगा तो ये मेल्ट होने लगता है। दैट्स व्हाई सल्फर लूनाक्रिट बनाने में एक कंसर्न ये रहेगा कि अगर लूनर सरफेस पे, अगर मून के सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ गया तो उस केस में क्या होगा। तीसरा मेथड है सिंटरिंग का। यहाँ पे माइक्रोवेव्स या सोलर एनर्जी को यूज करके हम रेगोलिथ डस्ट को कंक्रीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी बाइंडर और वाटर। यहाँ पर भी वाटर को यूज नहीं किया जाएगा। हालांकि ये तीनों मेथड जो है इन पे अभी काम चल रहा है, देखते हैं फ्यूचर में कौन सा मेथड सबसे ज्यादा एप्लीकेबल या सबसे ज्यादा यूजफुल हो पाता है। अब आते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया था महाड़ सत्याग्रह को लेकर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन को देखकर कि तुम लोगों ने डिटेल में महाड़ सत्याग्रह को भी मेंशन किया था। आंसर भी तुम्हारे सही थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर का ही स्टार्ट किया हुआ महाड़ सत्याग्रह है। कब स्टार्ट किया? तो बी आर अम्बेडकर ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको 1927 में महाड़, जो कि बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट था, वहां पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करते हुए स्टार्ट किया था। कैसा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? जहां पे कुछ कम्युनिटी के लोगों को, जिनको तभी अनटचेबल्स माना जाता था, उन लोगों को गांव के कम्युनिटी वाटर टैंक से या कुएं से पानी लेना भी मना था। इसको लेकर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि ये बड़ा इनह्यूमन प्रैक्टिस है और बिल्कुल इसको खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अनटचेबिलिटी शुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, neither in terms of caste, nor in terms of religion, nor in terms of language, nor in terms of finances, किसी भी टर्म में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो न्यूज़पेपर में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मेंशन था, जिसमें बोल रिजोल्यूशन की बात की गई थी या बोले रिजोल्यूशन की बात की गई थी। याद रखिएगा इसको। एसके बोले या एसके बोल नाम के एक पर्सन थे, जिन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1923 में ही एक रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया था इस टाइप के अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। सो इसी बोल रिजोल्यूशन को यूज करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह 1927 में स्टार्ट किया।
ये बोल्ड रिजोल्यूशन याद रखना है आपको कि 1923 में इंट्रोड्यूस किया गया बोल्ड रिजोल्यूशन वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी और गिविंग इक्वल राइट्स फॉर एक्सेसिंग वाटर टू द अनटचेबल्स और दलित कम्युनिटी। याद रखोगे ना। इसी ड्यूरेशन में जब महार सत्याग्रह को लॉन्च किया, इसको दो पार्ट में वैसे लॉन्च किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जिसको महार सत्याग्रह 1.0 या 2.0 की तरह रेफर किया जा सकता है। इसी ड्यूरेशन में बी आर अम्बेडकर ने क्या लॉन्च किया था, अपना पब्लिकेशन जिसका नाम रखा था बहिष्कृत भारत। कई बार ये पूछ चुका है एग्जामिनेशन में, बहिष्कृत भारत किसका कंपोजिशन है या बहिष्कृत भारत किसका जर्नल है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, जहां पर उन्होंने डेमोक्रेटिक ट्रूथ की बात की, ह्यूमन राइट्स की बात की थी। ठीक है, तो इतना चीज हमें इस प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी ध्यान रखना है। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था इंडिया में लेप्रोसी को लेकर। तो यस, इंडिया में अभी भी ना लेप्रोसी रेट काफी ज्यादा है। एज पर द न्यूज आर्टिकल्स 57% अभी भी लेप्रोसी, 57% केसेस अभी भी इंडिया में लेप्रोसी से रिलेटेड है। 57%, ठीक है, 57%। क्या हो गया माउस को, 57% है, याद रखिएगा। मैंने कमेंट सेक्शन में एक आंसर देखा कि पीआईबी को रेफर कर रहे थे, शायद वो आंसर नीलिम का था, किसका था, एक आंसर मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा जहां पे तुम बता रहे थे कि सर पीआईबी के अपडेट के अकॉर्डिंग कि लेप्रोसी का जो रेट है इंडिया में वो कम हुआ है 10,000 अगर हम पेशेंट्स की बात करें तो बिल्कुल वो रेट कम हुआ है, बट स्टिल अभी भी ग्लोबल लेवल पे ब्राजील, इंडिया, इनमें लेप्रोसी काफी ज्यादा है। 57% केसेस अभी भी आते हैं। सो दैट्स वाई पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा दैट इंडिया अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल लेप्रोसी केसेस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, याद रखिएगा। हमने इसको कम कर लिया है, पहले इससे भी ज्यादा थे पर फिर भी अभी ये करेक्ट है। ग्लोबल लेवल पे 57% केसेस हमारे यहाँ है, हम पहले से कम करते आ रहे हैं। एसडीजी के अकॉर्डिंग बात करें तो एसडीजी का टारगेट यह है कि 2030 तक लेप्रोसी को खत्म कर दिया जाए। ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। हमें करेक्ट ही ढूंढना था तो आंसर क्या होगा, सी होगा, बी नहीं। इसको सी कर लो, सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, भारत ने लेप्रोसी को एंड करने के लिए 2027 का टारगेट रखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग 2030 है, भारत ने क्या टारगेट रखा है 2027 का, 2027 का। तो उसके अकॉर्डिंग पीआईबी में एक अपडेट आया था कि हमने लेप्रोसी पे काफी कंट्रोल पाया है, तो हो सकता है कि हम 2027 तक लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दें। लेकिन फिर भी अगर ग्लोबल बर्डन की बात की जाए, ग्लोबल केसेस की बात की जाए, तो 57% अभी भी इंडिया में मिलते हैं। लेप्रोसी होता कैसे है, तो बैक्टीरिया की वजह से लेप्रोसी होता है, जिसके बाद सिम्टम्स दिखने लगते हैं, डिसकलर्ड स्किन, लैक ऑफ एबिलिटी टू फील टच, पेन, इन सब की एबिलिटी खत्म होने लगती है, फेस डिफॉर्मेशन होने लगता है। दैट्स वाई लोग लेप्रोसी को लेकर काफी कंसर्न हो जाते हैं। ट्रांसमिट भी होता है ये ह्यूमन के थ्रू। जो भी पर्सन जो इन्फेक्टेड है लेप्रोसी से रिलेटेड, उनके नोज या माउथ से जो अगर ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं तो उससे भी लेप्रोसी ट्रांसमिट हो सकता है। दैट्स वाई काफी ध्यान देने की जरूरत होती है इस केसेस में, राइट। अब हम आते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स को लेकर। ये रिसेंटली न्यूज में था, जिसको अनाउंस किया गया। सिंपल सा एक न्यूज है, आप इसको देखिएगा और इसके आंसर्स बताइएगा मुझे क्या करेक्ट आंसर है ना। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था मनरेगा या महात्मा गांधी नरेगा के ऊपर, जिसके लेकर अभी रिसेंटली कई नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। थोड़ा ये जो डेवलपमेंट है वो डिस्प्यूटेड भी रहा है। देखते हैं आगे इसको लेकर क्या फाइनल होगा। भारत सरकार इसके नाम चेंज करने की बात कर रही है, देखते हैं नाम चेंज करना। एक और इवेंट, एक और मेन एस्पेक्ट भी इसका चेंज किया जा रहा है। और करंट अफेयर्स की क्लासेस में रिसेंटली आपके साथ डिस्कस भी किया था आशीर्वाद सर ने, राइट। तो आप उन क्लासेस को भी देखिए, न्यूज़पेपर भी पढ़िए और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। कल के प्री सिक्योर के सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।